नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल विवेकानंद में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन है ये, चैप्टर 1 का पार्ट 1 है ये, खेलों में योजना। तो आइए देखते हैं आखिरकार खेलों में योजना क्या है। आखिरकार हमारे इकोनॉमिक्स की वीडियोस पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसकी वीडियोस आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। खेलों में योजना आखिरकार क्या है, किस तरीके से चैप्टर हमारा है, देख लेते हैं एक बार। शुरू करने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, आखिरकार जो कंटेंट्स हैं ये है क्या। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है योजना का अर्थ बताइए तथा उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है विभिन्न समितियां और उनके उत्तरदायित्व आखिरकार कौन कौन से होते हैं खेल के दौरान और खेल से पहले और खेल के बाद में। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हमारा है टूर्नामेंट, नॉकआउट और लीग या फिर राउंड रॉबिन या फिर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया, नॉकआउट या फिर बाय या फिर सीडिंग, लीग या फिर साइकिलिंग व स्टेयर केस किसे कहते हैं, इसके बारे में। और पांचवा पॉइंट हमारा है संस्थागत प्रतियोगिता व अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता अथवा इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं और इसका महत्व क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और छठा टॉपिक हमारा है लास्ट, विशिष्ट खेल कार्यक्रम क्या हैं, ये कब शुरुआत की गई थी इसकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में जितना भी टॉपिक हमारा कवर होगा उसको हम कवर करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हमारा। पहला टॉपिक हमारा है योजना का क्या अर्थ होता है। आखिरकार जो योजना बनाई जाती है आखिरकार क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, योजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। योजना व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने तथा उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि होती है। जो खेल कार्यक्रम को योजनाओं में धन, समय तथा उपकरणों की उपलब्धता के अलावा मानवीय सहयोग कर्मचारी जो होते हैं उसके अधिकारी के रूप में जो खेल विशेषज्ञ के आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं के आधार पर योजना बनाई जाती है, इसे ही योजना कहा जाता है। इसका अर्थ ये क्या है कि आखिरकार जो खेल से पहले जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो एक खिलाड़ी के लिए आवश्यकता होती है करने की, उसे ही योजना कहा जाता है। आगे देखते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा है योजना के उद्देश्य क्या क्या आखिरकार हैं। ठीक है, आखिरकार जो योजना चलाई जाती है किस उद्देश्य से चलाई जाती है। ठीक है, दबाव को कम करने के लिए। आखिरकार जो एक खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी के प्रति किस तरीके से आखिरकार उसको किस तरीके से और भी काबिल बनाया जाता है, उसकी कमियों को दूर किया जाता है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, दबाव को कम करना पहला टॉपिक हमारा उद्देश्य जो है, उसको दबाव को कम करना, यानी कि जो खिलाड़ी होता है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा दबाव ना पड़े खेल के प्रति, उसके बारे में। ठीक है, दबाव को कम करना। यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले योजना बनाया जाए तो उस खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि योजनाएं जो होती हैं अपनाने से हमारा मानसिक दबाव बहुत ही कम होता है। इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे, जैसे कि एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, 12th क्लास का एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल के लिए, तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर हम पहले से योजना बनाकर चलेंगे कि हमें इतने क्वेश्चंस आने हैं, इतने क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं और इतने क्वेश्चंस को हमें राइट डाउन करना है, तो वो दबाव जो होगा, प्रेशर जो होगा हमारे माइंड में, मानसिक जो दबाव होगा वो बहुत ही कम पड़ जाएगा। इसे ही एक हिसाब से योजना का उद्देश्य मान लीजिए। ठीक है, अगला हमारा उद्देश्य है तालमेल में वृद्धि करना, यानी कि खेल के दौरान जो खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति होते हैं, किस तरीके से आखिरकार उनका तालमेल जो होता है एक दूसरे से कैसा जुड़ा होता है, किस तरीके से आखिरकार जो एक खिलाड़ी जो बॉल पास करता है दूसरे खिलाड़ी के प्रति, तो उनका तालमेल किस तरीके से जुड़ा होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा खेल के प्रति प्रदर्शन जो होता है इनका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले योजना बनाई जाए तो उस खेल में खिलाड़ी के बीच का जो तालमेल होता है ना, वृद्धि विकास किया जा सकता है, हो सकता है उसके अंतर्गत, या फिर कोई भी उसके अंदर मान लीजिए कमी हो एक खिलाड़ी के अंदर, तो उसको पूरा करना, उसकी पूर्ति करने के लिए भी ये इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अतः योजना एक दूसरे के उद्देश्य से तालमेल में वृद्धि करना तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है तालमेल में। ठीक है, तालमेल में वृद्धि का। और तीसरा पॉइंट हमारा उद्देश्य है गलतियों की संभावना में कमी करना, यानी कि जितनी भी गलतियां हमारी हो रही हैं उसको और भी अधिक मात्रा में कमी करना, कम से कम गलतियों का अपने खेल के प्रति प्रदर्शन के अंतर्गत जो है उसमें कमी करना, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता से पहले योजना बनाने से इस प्रतियोगिता में आयोजकों तथा खिलाड़ियों द्वारा होने वाली गलतियों में कमी की जा सकती है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है खिलाड़ी के द्वारा, कि आखिरकार जो खिलाड़ी होता है किस तरीके से काफ़ी प्रदर्शन अच्छा दिखा सकता है अपने प्रति, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है,
और चौथा हमारा उद्देश्य है खेल प्रदर्शन में सुधार करना, यानी कि जो खेल है, खेल अच्छा दिखाना, खेल की मैं अच्छा खेल रहा हूँ खिलाड़ी को, कि हमेशा खिलाड़ी के प्रति इतना ज़्यादा मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से खेल रहा है। ठीक है, तो ये सब जो काम होता है ये सब बहुत ही पहले उन लोगों को सुधार करने की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही पहले शुरू कर देनी होती है, कि आखिरकार जो किस तरीके से आखिरकार खेल में अपना प्रदर्शन अच्छा करना है, खेल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। ठीक है, तो चौथा टॉपिक हमारा है खेल प्रदर्शन में सुधार किस तरीके से किया जाता है। यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले योजना बनाई जाती है तो खेल में खिलाड़ी जो होता है, खेल को उसके प्रदर्शन में काफ़ी अच्छा सुधार किया जा सकता है, काफ़ी अच्छा वो खिलाड़ी जो है अपने खेल को और अच्छा बाखूबी से खेल सकता है। आगे देखते हैं, पांचवा टॉपिक हमारा है पॉइंट है क्षमता में वृद्धि करना। क्षमता, आखिरकार जो क्षमता होती है ना, कितना जो आखिरकार जो खिलाड़ी होता है कितना क्षमता प्रदर्शन कर सकता है, कितनी क्षमता उसके अंदर है कि किस तरीके से आखिरकार उसको बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले योजना अपनाई जाए तो खिलाड़ी की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। जब क्षमता में वृद्धि होती है तो खिलाड़ी खेलों को और भी अधिक प्रभावी रूप से खेलता है, कि लंबे समय तक के लिए खेलता है। जो खिलाड़ी होता है, मान लीजिए 10-15 मिनट में जो फुटबॉलर होता है एक, वो थक जाता है, लेकिन उसके अंदर क्षमता वृद्धि हो जाए आखिरकार अधिक मात्रा में क्षमता हो जाए उसके पास, तो वो और भी अपने खेल को और भी जो समय है 15 मिनट का, उसको 20 मिनट 25 मिनट तक खींच सकता है, खेल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है सातवां पॉइंट हमारा है सभी साधनों यानी कि सभी साधनों का उपयोग प्रभावशाली तथा लाभकारी बनाने के लिए किया जा सकता है। और आठवां पॉइंट हमारा है बजट को सुनिश्चित करना, यानी कि जो बजट होता है इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, कि आखिरकार जो खिलाड़ी का बजट मान लीजिए कम है, तो खिलाड़ी ऐसा सोचता है कि मेरा तो बजट कम है तो मैं तो बहुत ही कम खेलूंगा ताकि मेरा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा भी ना रहे और बजट के हिसाब से मुझे अपना इनकम भी मिल जाए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में आप डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए बड़े खिलाड़ी किसी भी, मान लीजिए कि क्रिकेटर के रूप में मान लीजिए कि विराट कोहली है, वो उनका आईपीएल में इतना ज़्यादा इनकम होती है कि वो मुख्य रूप से अगर आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन भी नहीं करते हैं तो उनको पैसे तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है, दूसरा टॉपिक हमारा है विभिन्न समितियां, यानी कि कौन कौन सी समितियां होती हैं कि खेल के दौरान, खेल से पहले और खेल के बाद में आखिरकार इनका कार्य क्या क्या होता है, किस तरीके से आखिरकार जो समितियां होती हैं काम कैसे करती हैं। ठीक है, एक खिलाड़ी के रिलेटेड। ठीक है, विभिन्न समितियां व उनके उत्तरदायित्व प्रतियोगिता से पूर्व यानी कि प्रतियोगिता से पहले और प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद में प्रशासनिक निर्देशक कार्यकारिणी समिति किस तरीके से आखिरकार जो ये होती हैं समितियां काम करती हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है कि आखिरकार किस तरीके से आखिरकार समितियां काम करती हैं, उसी को दोबारा लिख दिया। तो पहला हमारा है आयोजन समिति, ये किस तरीके से काम करती है आयोजन समिति, इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक हिसाब से आयोजन के से रिलेटेड तथा बहुत ही ज़्यादा इनका संचालन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं। प्रचार समिति, आखिरकार जो प्रचार किस तरीके से आखिरकार खिलाड़ी के प्रति और किस तरीके से आखिरकार कहाँ मैच होने वाला है, कितने खिलाड़ी जाने वाले हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि इस समिति का मुख्य कार्य प्रतियोगिता की तारीख तय करना, आखिरकार किस तारीख पर वो मैच होने वाला है, स्थान यानी कि जगह के कौन कौन सी जगह पर वो मैच होगा तथा समय की सूचना का प्रचार करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट क्रय समिति, यानी कि क्रय समिति जो होती है वित्त के आधार पर, मान लीजिए जो क्रय समिति होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि प्रत्येक खिलाड़ी, जैसे कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वो गोल मारे जा रहा है, तो उस जो खिलाड़ी को होता है उस खिलाड़ी को और अधिक प्रदर्शन के रूप में उसको क्रय समिति जो होती है उसके आधार पर और भी अधिक इनकम प्राप्त दिया जाता है, उसको और भी अधिक इनकम दिया जाता है। ठीक है, इस समिति का मुख्य कार्य होता है खेल संबंधित सभी वस्तुओं वर्णों खरीदना तथा उपलब्ध कराना होता है। क्रय समिति का मुख्य रूप से यही काम होता है और खिलाड़ियों को क्रय के रूप में उनको पैसे भी देना मुख्य रूप से यही काम होता है इनका। ठीक है, और सभी प्रकार के सामान जो होते हैं, वस्तुएं जो होती हैं जो उनकी आवश्यकता के अनुसार होती हैं, उनको रखना इनका यही काम होता है। ठीक है, अगला टॉपिक पॉइंट हमारा है यातायात समिति, यानी कि इनका काम क्या होता है कि खिलाड़ियों को किस स्थान से लेना है, किस स्थान पर छोड़ना है, ये सभी कार्य जो होता है यातायात समिति का होता है।
इस समिति का मुख्य कार्य खेल शुरू होने से पहले उस स्थान तक ले जाना जहां खेल खेला जाएगा तथा खेल खेलने के बाद फिर उसी स्थान पर वापस ले जाना जहां उनका मुख्य कार्य वो रहते हों, या फिर कहाँ जहाँ उनका होटल भी हो, वहाँ कहीं भी हो सकता है उनका, जहाँ उनका कैंपस हो या कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पर ले जाना उनका मुख्य कार्य होता है। इनकी जो पूरी तरीके की जिम्मेदारी होती है पूरे तरीके से, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है प्राथमिक चिकित्सा समिति, यानी कि मान लीजिए किसी भी खिलाड़ी को मुख्य रूप से चोट आ जाता है या फिर कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, तो प्राथमिक चिकित्सा के दौर पर उन खिलाड़ियों को चिकित्सा दिया जा सके, उनका इलाज किया जा सके सही से, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। देखते हैं क्या है। इस समिति का मुख्य कार्य ये होता है कि यदि किसी भी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार की चोट आ जाती है तो उस खिलाड़ी को फर्स्ट ट्रीटमेंट देने की पूरी जिम्मेदारी प्राथमिक चिकित्सा समिति की होती है। यानी कि पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो प्राथमिक चिकित्सा समिति की होती है, जिसके बारे में ये बताया गया, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है प्रतियोगिता टूर्नामेंट के दौरान, यानी कि जो इसका हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमने पहले पढ़ा कि आखिरकार टूर्नामेंट के पहले, यानी कि टूर्नामेंट से पहले क्या काम होता है, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद में, ठीक है। अभी हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं टूर्नामेंट के दौरान, यानी कि टूर्नामेंट के दौरान कौन कौन सी समितियाँ आखिरकार काम करती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। हालांकि तीनों समितियाँ सेम होती हैं लेकिन जो काम होते हैं इनके थोड़े बहुत डिफरेंट बदलते रहते हैं, ठीक है। परिवहन समिति, उसके दौरान इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के मैदान से बाहर आने तक के स्थान तक ले जाने तक का पूरा काम परिवहन समिति का होता है, ठीक है, जैसे कि पहले हमने बताया आपको। स्वागत समिति कि टूर्नामेंट के दौरान कौन सी समितियाँ होती हैं, स्वागत समिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि स्वागत समिति किस तरीके से कार्य करती हैं। इस समिति का मुख्य कार्य है टूर्नामेंट के दौरान अतिथियों को उनका स्वागत करना। आखिरकार जो अतिथि होते हैं उनका किस तरीके से आखिरकार स्वागत किया जाता है, खिलाड़ियों का भी बहुत ही प्रदर्शन के दौरान, बहुत ही मनोरंजन के दौरान, शुभ अवसर के दौरान उसको उनका जो है अधिक मात्रा में ज़्यादा स्वागत किया जाता है, ठीक है, जिससे कि खिलाड़ी का और भी मनोबल जो होता है बढ़ता है और भी अच्छे से वो खेलने का प्रदर्शन करने का कोशिश करता है, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट है भोजन तथा आवास समिति, यानी कि वो खिलाड़ी आ रहे हैं तो उनके रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं ना कहीं भोजन के लिए पूरी तरीके से इंतजाम होनी चाहिए कि किस तरीके से आखिरकार वो लंच करेंगे या फिर कुछ भी करते हैं आप, ठीक है। यहाँ समिति खिलाड़ी व अधिकारियों के ठहरने तक का भोजन प्रबंधन करती हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखती हैं कि कोई भी इनके अंदर कोई भी चीज़ की कमी ना हो उनके पास, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा है पुरस्कार समिति। इस समिति का मुख्य कार्य यही होता है कि जो खिलाड़ी का अच्छा प्रदर्शन करता है उसको अलग से पुरस्कार भी दिया जाता है, और मान लीजिए कि फाइनल टीम खेल रही है तो उसको भी अधिक मात्रा उसको भी ज़्यादा पुरस्कारित रूप से पारित करना होता है, यानी कि पुरस्कार देना होता है, जिससे कि खिलाड़ी का मनोबल और भी अच्छा बढ़ जाए, और जो खिलाड़ी अच्छा भी खेलता है उसको क्रय समिति के द्वारा उसको पैसे भी दिए जाते हैं ताकि वो और भी अच्छा खेल सके अपने आने वाले समय में, ठीक है। पुरस्कार समिति, इस समिति का मुख्य कार्य जीतने वाले प्रतियोगिता के लिए मेडल, ट्रॉफी या फिर सर्टिफिकेट्स की व्यवस्था करना होता है कि आखिरकार इनका कार्य क्या होता है, यही होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी व्यवस्था करना, मेडल होते हैं उनको पहनाना, उनकी व्यवस्था करना, किस तरीके का मेडल चाहिए उसके लिए, ठीक है। और पांचवा पॉइंट हमारा सजावट तथा समारोह समिति, यानी ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए कि सजावट किस तरीके से किया जाना चाहिए और उसके समारोह समिति में उसका क्या भाग होना चाहिए, ठीक है। इस समिति का मुख्य कार्य ये होता है कि जीतने वाली जो होती हैं सजावटी होती है, जितनी भी सजावटी का कार्य होता है सब कुछ इनका ही होता है, किस तरीके का लाइट लगवानी है, किस तरीके के लाइट्स का शो करवाना है, ठीक है, उनके बारे में होता है कि देख रेख करना होता है पूरी तरीके से, इनका हर चीज़ को मेंटेन करके रखना होता है कि किसी भी चीज़ की कहीं भी लाइट की कमी ना हो, साउंड की कमी ना हो, सॉन्ग की कमी ना हो, उनका व्यवस्था करवाना इनका काम होता है, और सजावट और समारोह समिति का, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है, थर्ड टॉपिक है प्रतियोगिता टूर्नामेंट के बाद, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट से पूर्व, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं प्रतियोगिता, यानी कि टूर्नामेंट के बाद की कौन कौन सी समितियां होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है। अगले देखते हैं क्या है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार होता क्या है, टूर्नामेंट के जो होते क्या है, ठीक है। टूर्नामेंट के बाद की समितियों का कार्य टूर्नामेंट के बाद की सभी व्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है, यानी कि जो पूर्व और दौरान हमने पढ़ा है, तो बाद में सभी समितियों को मिला दिया जाता है कि कौन कौन सी समितियां शामिल होती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, और करना होता है। उदाहरण के लिए परिवहन समिति खिलाड़ियों को छोड़कर आती है, अथवा एक फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है एक, ठीक है। यहाँ प्रचार समिति, यानी कि यहाँ सभी खिलाड़ियों के बारे में
प्रचार के रूप में कार्य करती हैं तथा लोगों को इनके बारे में बताती हैं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी आखिरकार उसके जो प्रदर्शन के रूप में जो आखिरकार जो मनोबल बढ़ा रहा है, कौन सा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन के रूप में दिखा रहा है अपने आप को, सारा उसके बारे में बताते हैं। और कौन सा खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहा है उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट इसी का है परिवहन समिति। ये पहले हमने दोनों टॉपिक में आपको बता दिया, लेकिन थर्ड पॉइंट में भी आप समझ लीजिए कि आखिरकार है क्या ये। ठीक है, परिवहन समिति का मुख्य कार्य होता है कि खिलाड़ियों को उनके घर तक वापस सही सलामत पहुंचाएं और उस स्थान पर पहुंचाएं जिस स्थान से उन्हें लेकर आया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है टूर्नामेंट किसे कहते हैं। आखिरकार जो टूर्नामेंट है ये किसे कहते हैं, आखिरकार टूर्नामेंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आखिरकार टूर्नामेंट में कौन कौन सी लाभ होती हैं, कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या आखिरकार टूर्नामेंट किसे कहते हैं। पहले तो ये हम जान लेते हैं कि आखिरकार टूर्नामेंट जो होती है क्या। ठीक है, एक योजना के तहत जो मान लीजिए एक योजना है, उसके तहत विभिन्न टीमों के बीच की नियमों के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन टूर्नामेंट कहलाता है। इसका अर्थ क्या है कि आखिरकार विभिन्न टीमों के बीच के नियोजन तथा प्रतियोगिता का आयोजन जो होता है उसे मुख्य रूप से टूर्नामेंट कहा जाता है। और आखिरकार हम दूसरे डेफिनेशन से समझते हैं आखिरकार की है क्या आखिर टूर्नामेंट। ठीक है, ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि आखिरकार जो एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार और प्रतियोगिता का आयोजन जो होता है उसे मुख्य रूप से टूर्नामेंट कहा जाता है। आगे मैंने एक डेफिनेशन और लिखी है, इसकी सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि आखिरकार है क्या है। ठीक है, टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है। ठीक है, एक मिनट, जिसके अंत में एक जो टीम होती है विजयी होती है तथा बाकी टीमें मैच हार जाती हैं। और टूर्नामेंट आयोजन के अनेक विधियां होती हैं जो अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि धन हो गया तथा समय की लाभ उपलब्धता हो गया और उपलब्ध मैदान हो गया, उपकरण हो गया, खेल उपकरण हो गया और अधिकारियों की संख्या जो होती है इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। इसे ही मुख्य रूप से टूर्नामेंट कहा जाता है, जो जिसका पूरा एक तरह का संग्रह होता है, जो मुख्य रूप से समितियाँ होती हैं काम करती हैं, उसके अंतर्गत जो लोग होते हैं उसके स्टाफ्स के लोग होते हैं जो उसके अंतर्गत काम करती हैं, उसके मुख्य रूप से टूर्नामेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है टूर्नामेंट का महत्व। आखिरकार जो टूर्नामेंट है उसका महत्व किस तरीके से होता है, यह है क्या। ठीक है, टूर्नामेंट का देखते हैं क्या है। टूर्नामेंट का पहला पॉइंट हमारा है कि आखिरकार टूर्नामेंट का महत्व किस तरीके से होता है। टूर्नामेंट खेल कौशल का विकास करना, आखिरकार जो महत्व होता है टूर्नामेंट का कहीं ना कहीं इसमें जो खिलाड़ी होता है उसका ज़्यादा विकास करना, भाईचारे का विकास करना, किस तरीके से आखिरकार वो खेलते हैं खिलाड़ी और बाद में हारने और जो जीत जाता है टीम, उसके बाद में जो हार जाती है टीम, उसके बीच का किस तरीके से तालमेल होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है स्वास्थ्य मनोरंजन का आहार प्राप्त करना, यानी कि स्वास्थ्य अच्छे से उनका ख्याल रखा जाता है और उनके आहार का भी जो डाइट होता है उसका भी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये इसका एक महत्व है। ठीक है, और टूर्नामेंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आखिरकार जो टूर्नामेंट है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से आखिरकार एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि आखिरकार टूर्नामेंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टूर्नामेंट का प्रकार है नॉकआउट टूर्नामेंट। आखिरकार पहला हमारा पॉइंट है नॉकआउट टूर्नामेंट किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। यहाँ इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है तथा केवल जीतने वाली टीम में ही प्रतियोगिता में बनी रहती है। इसे ही नॉकआउट टूर्नामेंट कहा जाता है। इसका अर्थ मुख्य रूप से यही है कि एक मैच में एक जो दूसरी टीम है वो हार जाती है और दूसरी टीम जो है वो जीत जाती है। पहली टीम जीत जाती है तो दूसरी टीम हार जाती है, तो हारने वाली टीम सिंपल सी बात है कि नॉकआउट बाहर चली जाती है वो। इसे मुख्य रूप से नॉकआउट टूर्नामेंट कहा जाता है, जिसमें एक टीम हार जाती है और दूसरी टीम जो होती है वो बनी ही रहती है, वहीं पर रहती है। ठीक है, और नॉकआउट टूर्नामेंट के हम लाभ और हानियाँ जान लेते हैं, इसकी आखिरकार लाभ क्या क्या होते हैं, किस तरीके से, और लाभ और हानियाँ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है कम खर्चीला होता है और टूर्नामेंट से बाहर हो जाने से और डर से टीमें जो होती हैं टीमों द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाता है। कि आखिरकार जो कहीं ना कहीं हिसाब से लाभ होता है कि आखिरकार जो टीम होती है जो हार जाती है उसको भी कहीं ना कहीं लाभ होता है, जो
और जो जीती हुई टीम होती है उसको तो होता ही होता है, लेकिन जो हारी हुई टीम होती है उसके एक तरह से कम खर्चीला आखिरकार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, प्रेशर हो जाता है कि आखिरकार हम हार कैसे गए, ठीक है। तो उनका जो प्रदर्शन होता है वो अगले मैच में और भी अच्छा करने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से अपना प्रदर्शन हमें अच्छा करना है, किस तरीके से हमें अच्छा बनाना है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा है मैचों की संख्या कम होने के कारण जल्दी समाप्त हो जाती है, यानी कि जो मान लीजिए जो टीम है वो हार जाती है बार बार, अनेक प्रकार की जो जैसे कि वर्ल्ड कप समझ लीजिए, उसमें 12 या 15 देश शामिल होते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें जो टीमें होती हैं एक दूसरे से कम 3 बार 4 बार मैच खेलती हैं और सभी को मौका मिलता है बार बार खेलने का, ठीक है। तो वैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए आप, ठीक है, किस तरीके से आखिरकार जो टीमें हार जाती हैं उसके बाद जो कुछ मुख्य टीमें ही बचती हैं, जो इंपॉर्टेंट टीमें ही बचती हैं, उनको ही गेम खिलाया जाता है और वो ही सिर्फ गेम में बनी रहती हैं, ठीक है, बाकी सब बाहर हो जाती हैं गेम से, ठीक है। और इसके लाभ हो गए। अब इसकी हानियाँ जान लेते हैं आखिरकार टूर्नामेंट के नॉकआउट के कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। ऐसा टूर्नामेंट में कई बार अच्छी जल्दी ही बाहर हो जाती हैं, यानी कि कई बार जो अच्छी टीमें होती हैं वही बहुत जल्दी बाहर हो जाती हैं तथा मैचों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट हमारा है अगर फाइनल मैच में कमज़ोर टीम खेलती है तो दर्शकों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट जो होता है आखिरकार उनका कम हो जाता है कि आखिरकार जो टीम हम चाहते थे वो टीम तो अंदर आई नहीं और जो टीम नहीं चाहते थे वो हम अंदर आए नहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा है इस प्रकार के टूर्नामेंट में कम मैच होने के कारण, यानी कि कम मैच होते हैं जो टूर्नामेंट होता है उसके अंतर्गत, और खिलाड़ियों पर ट्रस्ट प्रदर्शन करने के लिए दबाव डाला जाता है, यानी कि मान लीजिए कि बहुत ही सेमीफाइनल से भी फाइनल में चली गई है जो टीम है मुख्य रूप से, उनके अंतर्गत मुख्य रूप से दबाव होता है, हर एक टीम पर दबाव होता है, हर एक रन के प्रति, हर एक बॉल के प्रति, हर एक खिलाड़ी के प्रति कि किस तरीके से आखिरकार जो खिलाड़ी है वो खेल रहा है, ठीक है। उनका प्रदर्शन जो होता है बहुत ही उस समय जो होता है दबाव होता है उनके ऊपर कि आखिरकार हम जीतेंगे, हारेंगे, या फिर कैसा हमारा प्रदर्शन रहेगा लोगों के सामने, ठीक है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ हानियाँ भी रहती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है लीग टूर्नामेंट किसे कहते हैं तथा इसके लाभ और हानियाँ क्या होती हैं। लीग टूर्नामेंट किसे कहते हैं, इसके लाभ और हानियाँ क्या होती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अभी हम नॉकआउट के बारे में पढ़ लेते हैं, अब हम लीग के बारे में पढ़ लेते हैं आखिरकार है। पहले हम जान लेते हैं कि लीग कहते किसको हैं। लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच जरूर खेलती है, चाहे वो हारी हो या जीती हो। मुख्य रूप से सभी मैच, सभी जो देश के जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए सभी देश के जो खिलाड़ी होते हैं किसी न किसी देश से वो जरूर खेले होते हैं, ऐसा कोई देश नहीं होता जो एक दूसरे से कभी खेला ना हो, ठीक है। विजेता टीम हार जाती है और हार प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित किया जाता है, यानी कि जो हाँ अफकोर्स सी बात यही है कि सिंपल सी बात है कि जो टीम जीत जाएगी वो विजेता घोषित कर दी जाएगी और जो टीम हार जाएगी उसे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लाभ कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो लाभ होते हैं ये होते हैं क्या क्या, ठीक है। पहला हमारा है सभी टीमों को खेलने पर पूरा मौका मिलता है, यानी कि जो टीमें होती है सभी को पूरा मौका मिलता है कि हाँ आपको खेलने का मौका दिया जाएगा पूरी तरीके से, और हर एक टीम को मौका मिलता ही मिलता है, ठीक है। टीम को हारने के बाद भी नाम मतलब उनके बारे में नहीं किया जाता, यानी कि जो उनके बारे में नहीं बताया जाता पूरी तरीके से आखिरकार कौन सी टीम ज़्यादा हार गई, क्योंकि वो निराश पहले से होते हैं कि ताकि लोगों को पता चल ही जाता है तो उनकी ज़्यादा बेइज्जती ना हो या कुछ और ना हो, ऐसी फीलिंग के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा है सभी दर्शकों को खेल को और अधिक दिनों तक देखने का मौका मिल जाता है कि आखिरकार सभी टीमें जब खेलती हैं तो काफ़ी लंबे समय तक कुछ मैचेस चलती हैं और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी होता है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है, ठीक है। इनकम से रिलेटेड भी इसके अंदर जुड़ा होता है जिसके आधार पर बहुत अधिक मात्रा में मनोरंजन भी इनको मिलता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है हर टीम को अपनी कुशलता, क्षमता तथा योग्यता दिखाने का प्रयास तथा अवसर मिलता है कि हर एक जो खिलाड़ी होता है उसको अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलता ही मिलता है। और पांचवा पॉइंट हमारा है मैचों की संख्या अधिक होने के कारण खेलों को और अधिक प्रसिद्ध प्राप्त किया जा सकता है और अधिक बढ़ाया जाता है, ठीक है, डेट के हिसाब से उसे। और इसकी हानियाँ क्या क्या होती है एक बार जान लीजिए कि आखिरकार जो मैच होता है सभी देश मिलकर खेलते हैं, सभी देशों के जो खिलाड़ी होते हैं वो एक दूसरे के प्रदर्शन को देखते भी हैं, तो किस तरीके से आखिरकार जो मैच होता है इसके अंतर्गत हानियाँ क्या क्या होती हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है, ठीक है। तो पहला हमारा है यहाँ टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं तथा वह दर्शकों का इंटरेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है, ठीक है, दर्शकों के प्रति। यहाँ टूर्नामेंट लंबे समय तक चलने की वजह से यहाँ खर्चा भी काफ़ी अधिक होता है कि आखिरकार किस तरीके से हमारा टूर्नामेंट चलाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि टोक्यो टूर्नामेंट की मान लीजिए टोक्यो किस तरीके से आखिरकार वहाँ पर पूरा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक चलते हैं, जो ये सब बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है, टूर्नामेंट्स।
इस प्रकार के टूर्नामेंट में मैच अधिक होते हैं और यदि कोई भी टीम बार बार हारती है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, किस तरीके से आखिरकार जो टीम हार रही है तो उसको बाहर कर ही दिया जाएगा। ठीक है, इसकी हानियाँ ये हैं। लीग टूर्नामेंट किसे कहते हैं तथा लीग टूर्नामेंट की कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक बार जान लीजिए कि जो लीग टूर्नामेंट होता है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल लिंग होता है, उसके बाद डबल लिंग होते हैं। सिंगल लिंग किसे कहते हैं एक बार जान लेते हैं। यहाँ प्रत्येक सॉरी ये लीग है, ठीक है लीग है, आप इसको लिख लीजिएगा सही से, ऑटो करेक्ट हो गया, लीग है तो इसको सही से कर लीजिएगा। सिंगल लीग, यहाँ प्रत्येक टीम दूसरी टीम से लगभग एक बार मैच जरूर खेलती है कि आखिरकार किस तरीके से जो मैच होते हैं उसको खेला जाता है। और डबल लिंग जो होता है, लीग होता है, यहाँ प्रत्येक टीम दूसरी टीम से 2 बार मैच कम से कम जरूर खेलती हैं। इसको ही मुख्य रूप से लीग टूर्नामेंट का प्रकार कहा जाता है। ठीक है, इसको जो लीग लिखा है गलती से इसको आप लीग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट किसे कहते हैं। आखिर जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या है। ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट किसे कहते हैं इसके बारे में ये बात जान लेते हैं। पहले कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिसमें जो होते हैं पहले सभी मैचें अलग जोन के आधार पर खेली जाती हैं। यानी कि जो सभी मैचें होती हैं पहले तो अलग जोन के आधार पर खेली जाती हैं और फिर हर जोन की विजेता जो होती है टीम अथवा खिलाड़ी बाद में राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, साथ एक साथ में भाग लेते हैं। यानी कि जो मान लीजिए कोई खिलाड़ी है जो स्कूल, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ जाएंगे कि एग्जाम्पल के अनुसार है क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझिए है क्या। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारे स्कूल से बच्चे जोनल लेवल पर खेलते हैं, यानी कि जो जोनल लेवल होते हैं उस पर खेलते हैं, तथा जोनल लेवल के बाद स्टेट लेवल पर खेलते हैं। अलग अलग जगहों के आकर के मिलते हैं। वहाँ पर जोन के खिलाड़ी जो होते हैं एक ही टीम में खेलते हैं। यानी कि जो जोनल लेवल के खिलाड़ी होते हैं किस तरीके से आखिरकार आपस में आकर के मिल जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। किस तरीके से आखिरकार जो खिलाड़ी होते हैं स्कूल से निकलते हैं, एक खिलाड़ी अच्छा है, वो उस स्कूल का जो होता है एक खिलाड़ी अच्छा है, तो सभी खिलाड़ी जो होते हैं वहाँ पर जोनल लेवल में जाकर के मिल जाते हैं, जिसमें एक टीम बन जाती है और वहाँ पर मुख्य रूप से अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं अभी हमने देखा कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट किसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल के साथ, और अब जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार हमारा है नॉकआउट कम नॉकआउट। यानी कि नॉकआउट कम नॉकआउट का मतलब क्या है इसका हम जान लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट है सभी टीमों को 4 जोन में बराबर में बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक जोन को टीम नॉकआउट के आधार पर खेलती है, यानी कि जो टीम होती है उनकी नॉकआउट के आधार पर खेलती है। इसके बाद विजेता टीम नॉकआउट के आधार पर भी खेलती है और अंततः जीतने वाली टीम इंटर जोनल विजेता कहलाती है। मुख्य रूप से नॉकआउट कम नॉकआउट का अर्थ यही है। दूसरा पॉइंट हमारा है लीग कम लीग। इसके बारे में क्या है एक बार जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है सभी टीमों को 4 बराबर जोन में बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक जोन को टीम लीग के आधार पर अलग अलग खेलती है जो टीमें होती हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा है प्रत्येक जोन की विजेता टीम दूसरी जोन की विजेता टीम के लीग के आधार पर खेलती है, अतः जीतने वाली इंटर जोनल विनर कहलाती है। इसे ही लीग कम लीग कहा जाता है। ये पेपर में एग्जाम्पल में आ सकता है पेपर में कि किस तरीके से आखिरकार है कॉम्बिनेशन जो है उसके कौन कौन से आखिरकार जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, नॉक कम लीग, आखिरकार जो नॉक कम लीग है इसको किसे कहते हैं ये क्या है एक बार जान लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है पूरी तरीके से। ठीक है, सभी टीमों को 4 जोन में बराबर रूप से बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक जोन की टीम नॉकआउट के आधार पर खेलती है और इसके बाद में प्रत्येक जोन की विजेता टीम दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ लीग के आधार पर खेलती है। अंततः में जीतने वाली जो टीम होती है इसको इंटर जोनल विनर कहते हैं। मुख्य रूप से नॉक कम लीग होता है। अगला टॉपिक हमारा है लीग कम नॉकआउट, यानी कि जो लीग कम नॉकआउट है इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है सभी टीमों को 4 बराबर जोन में बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक टीम को लीग के आधार पर बांट दिया जाता है। उसकी टीमें जो होती हैं मुख्य रूप से इसके आधार पर खेलती हैं और इसके बाद में प्रत्येक जोन की विजेता टीम जो होती है दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ नॉकआउट के आधार पर खेलती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि है क्या हमारा पॉइंट है क्या। ठीक है, अंत में जीतने वाली जो टीम होती है इसको इंटर जोनल विनर कहते हैं, जो लीग कम नॉकआउट के आधार पर खेला जाता है।
अगला देखते हैं। तो हमारे यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आप किस तरीके से थी। आखिरकार कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। बाकी जितने भी टॉपिक्स हमारा रह रहा है उसको सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। चैनल अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आता था। जय हिंद, जय भारत।